दोस्तों, एसके ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं आज हिंदी भाषा में व्याकरण और हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह के बारे में आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में, और इसमें यूपीएससी तथा पीसीएस और आईएएस सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आपको मिलते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो नंबर 1 देखिए, तो कंठ ताल जो हमारे की जो हम बोलते हैं, जब बोलने में जो हमारी कंठ ताल लगती है उसे हम कंठ ताल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आ है, उसके बाद ए है, आए हैं, तो इनमें क्या है कंठ ताल। ये हमारी क्या है, तो ये हमारी कंठ ताल है। तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आए। क्या हो जाएगा? आए। तो हमारे प्रश्न क्लियर हो गया। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो आए हैं। तो कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए और आए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए? तो संयुक्त वर्ण हमारा कौन सा है? तो छत्र है। संयुक्त वर्ण हमारा छत्र है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका बच्चों आंसर है। क्या है? तो सी आपका बच्चों आंसर है। ध्यान रखना। संयुक्त वर्ण हमारा क्या है? क्षय है, और क्षय हमारा कौन सा है? तो सी में है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? 6 है। तो संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए, तो हमारा 6 आंसर, यानी आंसर नंबर सी। ठीक है, तो अगला देखिए। 6 संयुक्त वर्ण है। ठ प्लस सा को मिलाकर 6 बनता है। ठ और सा को मिलाकर क्या बनता है? 6 बनता है। और रू और सा को मिलाकर 6 बनाया गया है। ये दो शब्दों के संस्कृत के 2 शब्दों से मिलाकर 6 बनाया जाता है। डो को और सा को मिलाकर, सा से षटकोण वाला सा को मिलाकर हमारा 6 बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता बोली या लिखी जाती है? जैसे हमारे स्वर हैं। स्वर क्या होते हैं कि जिस शब्द में हम मिला देते हैं, जैसे मान लेते हैं सा है, तो यहाँ पर हम सा को लेते हैं, तो यहाँ सा है, सा में हम बड़ा आ की मात्रा को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? सा बन जाता है। उसी प्रकार से आ है, तो आ में बड़ा की मात्रा जोड़ते हैं तो आ, बा में जोड़ते हैं ओ की मात्रा तो बो। इसी प्रकार से जो हमारे शब्द बनते हैं, जो संयुक्त वर्ण हैं, जो ध्वनियाँ जिस शब्द में हम लगा देते हैं वो शब्द हमारा बदल जाता है, उसे ध्वनि कहते हैं, बोली या लिखी जाती है। तो इसे हमारा आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में स्वर को जोड़ने पर हमारी ध्वनि क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें कहा है व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और प्रयुक्त व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। तो इसमें देखिए वाक का उच्चारण स्थान है। तो वाक का उच्चारण स्थान है, तो वह हमारे किस में आता है? दंडोष्ठ में। कौन सा है? तो आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा दंडोष्ठ। क्या हो जाएगा? दंडोष्ठ हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। तो दंडोष्ठ में क्या कहा है? दांत से जीभ और होठों की कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंडोष्ठ कहलाता है। जो दांत से, जो अपनी ज़बान को जब बोलते हैं तो हमारी ज़बान क्या करती है? जब बोलते हैं तो हमारी ज़बान भी किसमें? दांतों से लड़ते हैं। दांतों से लड़ने के बाद हमारी होंठ भी चलते हैं। तो जब होंठ चलते हैं तो
दांत से लड़कर जीभ ओठों के कुछ योग ओठों का योग भी किया जाता है, जिससे हमारी ये भाषा अलग शब्द की मात्रा जो हमारी निकलती है उसे हम दंतोष्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दंतोष्ट। वाह। तो यहाँ पर देखिए वाह, तो वाह जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी ज़बान किस में लड़ती है? दांतों में। और हमारे जो ओंठ हैं वो ओंठ भी हमारे क्या होते हैं? खुलते हैं। तो खुलने ये 3 प्रक्रिया हो जाती है जो खुलते हैं। तो यहाँ पर वाह, तो वाह को जब हम ले लेते हैं तो यहाँ पर जो वाह है, वाह हमारे दांतों में, जो जीभ हमारी है, जीभ कहाँ लगती है? दांतों में लगती है। जब दांत में लगती है तो हमारे जो ओंठ हैं, ओंठ कहाँ लगती हैं? ओंठ हमारी क्या हो जाती है? खुल जाती हैं। जब खुल जाती हैं तो हमें इसी शब्द को हम दंतोष्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क्षय का वर्ण किस बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ पर देखिए क्षय हमारा छ से आता है। किस में आता है? छ से आता है। तो आंसर नंबर हमारा बी सही, छ से आता है। जब छ से आता है तो यहाँ पर क्षय क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ पर क्षय जो क्रम किस वर्ण पूछा है तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, जो क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद होता है तो का से होता है। डॉक्टर हरदेव बिहारी के राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार, तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द के तत्पश्चात क, इसके बाद क्षय वर्ण आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा घोष वर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ घोष वर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका आंसर सी हो जाएगा, माँ घोष वर्ण है। तो जिन ध्वनियों में, यहाँ पर देखिए, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। जो हमारे स्वर तंत्रियाँ हैं, जो स्वर तंत्रियाँ जब हम अपने मुख से जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ क्या होती है? कपकपाने की आवाज़ जो निकलती है मुख से, उसे हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं या घोष वर्ण कहते हैं। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन भी इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन हमारा फा नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हमारा फा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क प्लस स, क और स को मिलाकर हमारा 6 बना है। कौन सा? तो क और स को, तो यहाँ पर देखते हैं जब हम क प्लस स को जब मिला देते हैं तो हमारा शब्द, नया शब्द हमारा 6 बन जाता है। बच्चों ध्यान करना, 6 जब 6 बन जाती है, इसी प्रकार से तो यहाँ पर देखिए तो प्लस रा, और रा को मिला देते तो हमारा क्या बनता है? तंत्र। जब तंत्र हमारा त्रा बन जाता है, इसे हम कहते हैं त्रा, तंत्र या त्रा। तो इसी प्रकार से जब प्लस हुआ को मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बनता है? तो क्या बन जाता है? जब प्लस हुआ को मिलाने से हम क्या कर लेते हैं? हमारा शब्द नया जो शब्द बनता है वो हुआ को मिला लेते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? ज्ञा। क्या बनता है? ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से 100 से षटकोण वाला स प्लस रा को मिलाने से तो 100 षटकोण वाला स और प्लस रा को मिला लेने से हमारा आंसर क्या बन जाता है? स्र। और स्र बन जाता है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? स्र। अब स्र
इस प्रकार से जो हमारे ये संयुक्त व्यंजन हैं इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। ये संयुक्त व्यंजन है लेकिन इनकी गिनती जो है स्वतंत्र वर्णों में नहीं की जाती है। ठीक है, स्वतंत्र वर्णों में नहीं की जाती है। अगला देखिए बच्चों, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से ट वर्ग का सदस्य कौन सा है? कहाँ है? निम्नलिखित में से ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? ठीक है, तो ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? तो इसमें देखिए धा ट वर्ग के सदस्य हैं। धा जो है ट वर्ग के सदस्य हैं। ट ठ ड ढ ण धा ता वर्ग का सदस्य है। धा जो है ता वर्ग का सदस्य है। तो इस प्रकार से ट वर्ग का सदस्य धा नहीं है। समझ पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए ट जो ट उसके बाद ठ, भाई ठ हो जाएगा ना। जब ठ हो जाएगा उसके बाद ड, और ड के बाद क्या हो जाएगा? आम का ढ, और ढ हो गया ना। फिर अणा, जब अणा आपका हो जाएगा तो यहाँ पर ट ठ ड ढ अणा, तो यहाँ पर धा नहीं है तो धा जो किसका है? ता का है ना। ता था दा धा। ठीक है, तो यहाँ पर धा जो है ता का है। तो इस प्रकार से टा वर्ग का सदस्य धा नहीं है। तो आम का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आम का आंसर डी हो जाएगा। किसमें है? तो डी में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, तो विसर्ग। तो यहाँ पर विसर्ग क्या है? अयोग्यवाह। तो विसर्ग चिन्ह में जब हम अयोग्यवाह, तो यहाँ पर देखिए अयोग्यवाह, तो यहाँ पर विसर्ग हमारी जो मात्राएं होती हैं जो हमारी क्या हो जाती है? विसर्ग चिन्ह होते हैं। विसर्ग चिन्ह और अनुस्वार, विसर्ग और अनिस्वार अयोग्यवाह है। तो हमारा विसर्ग क्या हो गया? विसर्ग और अनिस्वार को जब हम लेते हैं, जे हमारे क्या है? विसर्ग हैं, और जे हमारा क्या हो जाता है? अनिस्वार हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? अनिस्वार कहते हैं। ठीक है, अनिस्वार। ठीक है, जब इसे हम क्या कहते हैं? अनिस्वार कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर हमारा अयोग्यवाह बन जाता शब्द है। ठीक है, समझ पड़ गया? आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विराम का अर्थ क्या है? तो विराम मीन्स क्या होता है भैया? विराम मीन्स होता क्या है? तो विराम मीन्स होता है ठहरना या विश्राम करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? विश्राम करना या आराम करना, दोनों बातें। आराम करना या ठहरना, 3 शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विराम का अर्थ क्या हो जाएगा? विश्राम करना, आराम करना या ठहरना। तो यहाँ पर राम की वियोग में बिछड़ना नहीं, व्यंजन नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विश्राम या आराम। ठीक है, विश्राम या आराम हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा व्यंजन प्रश्नवाचक है? निम्न में से कौन सा व्यंजन प्रश्नवाचक है? तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा व्यंजन प्रश्नवाचक है? तो इस पर देखते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये व अर्धस्वर है, ये व क्या है? अर्धस्वर है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर ल प्रश्नवाचक व्यंजन है जिसके उच्चारण में हवा जीव के यथा बगल से निकल जाती है। ठीक है, जो ल हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक व्यंजन है जो मुख से हवा, जब ल शब्द को हम लेते हैं तो हवा जीव के द्वारा या जीव के बगल से जाकर निकल जाती है, उसे हम प्रश्नवाचक व्यंजन कहते हैं। झ तालाब, झ क्या होता है? तालाब, घोष, संघोष या महाप्राण, सम तालवय, आघोष या महाप्राण। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा ल शब्द हो जाता है। जो ल हमारा शब्द हो जाता है जी व्यंजन प्रश्नवाचक होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 11 का। आगे देखते हैं।
तो आगे देखते हैं कि क्वेश्चन 12 क्या कहता है। तो 12 आंसर कहता है ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है। ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो ज्ञ किन वर्णों के